हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो मैटर है उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमने अलग अलग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि इस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता या कितना होता है। साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बताया था कि उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेस कम या ज्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, क्या इनके बीच में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में क्या इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। और वही आज हम पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और किस तरह से चेंज होती है। तो स्टेट जो है वो चेंज जो हो रही है उसके लिए मेनली दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर स्टडी कर लेते हैं कि टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स में क्या फर्क आ रहा है जिसकी वजह से वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, और जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। ये है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में स्पेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज किया उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मूव करने लगे या कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है काइनेटिक एनर्जी। उसमें ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी तभी वो चीज मूव कर रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स में। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये मूव करने लगेंगे। इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर लेती है ये काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। मैं शॉर्ट में FA लिख रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। ये एरो डाउन इसका मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है, एरो अपवर्ड इसका मतलब कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कहां पर? पार्टिकल्स के बीच में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यहां पे डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये पार्टिकल्स आपस में अब उतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे जितने पहले थे। और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे इसका मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने की वजह से स्पेस इंक्रीज हो गया। दोबारा से देखो, टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया। और स्पेस जब इंक्रीज हुआ तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे बन गए। कैसे? इस तरह। अब आप क्लियरली इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये पार्टिकल, ये भी यही पार्टिकल है। फर्क कहां पर आया कि इनके बीच में स्पेस जो है वो जेनरेट हो गया, स्पेस इंक्रीज हो गया। और इतना स्पेस हमने आपको बताया था कि कहां पर होता है, सॉलिड में तो इतना होता है और इतना किस में होता है, लिक्विड में। तो इसका मतलब सिंपली टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये था कन्वर्जन। अब सवाल यहां पर है, क्या अगर मैं टेम्परेचर को उल्टा करूं, ये सब कुछ उल्टा कर दूं, सपोज मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो क्या लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा वापस से? ऑब्वियसली बन जाएगा। क्यों? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली स्पेस डिक्रीज होगा, और स्पेस डिक्रीज किस में होता है, सॉलिड में। तो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएगा। कब? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो लिक्विड से सॉलिड बना, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड बना। तो यह है कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन सॉलिड और लिक्विड का। ये यहां मैं लिख देता हूं, सॉलिड से लिक्विड बना। कब? जब
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और लिक्विड से सॉलिड बना कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। यही चीज पॉसिबल होती है लिक्विड और गैस के केस में। लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो सकता है कब, सेम प्रोसीजर है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने लिक्विड का, जितना भी था टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज करने के बाद सॉलिड से लिक्विड बन गया था, उसमें हमने टेम्परेचर का और ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता रहेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में है ऑलरेडी प्रेजेंट, वो और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने की वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली और डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती जा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से स्पेस, यहां पे जितना भी स्पेस था वो स्पेस और भी ज्यादा जेनरेट हो गया। और स्पेस जब और ज्यादा जेनरेट होगा तो किस तरह का जेनरेट होगा, मैं आपको स्पेस दिखाता हूं। सपोज लिक्विड से अब यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे, ये देखो आप कितना स्पेस यहां पे जेनरेट हो गया है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये इतना स्पेस अगर है, मतलब यहां पे जो मैंने स्पेस बनाया है ये ऑलमोस्ट, यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब स्पेस यहां अच्छा खासा हो गया, जिसकी वजह से यहां पे लिक्विड जो था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया। रिवर्स करें तो गैस से लिक्विड कब बन रहा है, वापस से जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो यहां पे हमने दिखाया इंटर कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का, सिर्फ टेम्परेचर के केस में बताया, अभी प्रेशर पे नहीं आया हम। तो यहां पे आपको एक चीज बतानी है, ये तो खैर इतना ही है। यहां पे अब कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे थे, सपोज आपके पास एक सॉलिड है और आप उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हो, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होते होते। तो जिस भी पॉइंट पे वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है, उसी टेम्परेचर को हम ऐसा पॉइंट कहते हैं जहां पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मतलब वो मेल्ट हो रहा है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। जिस टेम्परेचर पे भी सॉलिड जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस सॉलिड का। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइस का केस लूं, आइस जो है 273 केल्विन पर, ये केल्विन जो है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, हालांकि आपने सुनी होगी सेल्सियस। तो यहां पे जब भी हम साइंस में जब भी हम बात करेंगे टेम्परेचर की, या कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा हम जो ऐसा यूनिट लेते हैं केल्विन में लेते हैं टेम्परेचर को। तो मैं ये बता रहा था कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो है वो है 273 केल्विन। इस टेम्परेचर पे आइस जो है सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हालांकि जो लिक्विड है वो भी आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहां पे आप ऐसा कह सकते हो 273 केल्विन जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है आइस और वाटर के बीच में। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। बॉइल होना शुरू हो जाएगा कोई भी लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली सॉलिड था तो वो मेल्ट होगा, तो उस केस में हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे थे। यहां पे लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ऐसा कोई टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड बॉइल करना शुरू कर दे, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर दे। जैसे ही पहला पॉइंट ऐसा आएगा कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल वाटर का केस ले लो फिर से। तो
आइस तो ऑब्वियसली बॉईल नहीं करेगी, पहले वाटर आएगा, तो वाटर के केस में ये हो जाता है 373 केल्विन, सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाता है 373 केल्विन वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इससे पहले जो हमने पढ़ाया वो। यहां पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि लेटेंट हीट किसे बोलते हैं। यहां पे ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर आगे न्यूमेरिकल्स होंगे और काफी सारी बातें होंगी। अगर यही टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो आप ना न्यूमेरिकल समझ सकते, और न्यूमेरिकल नहीं समझोगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो लेटेंट हीट वो होती है द अमाउंट ऑफ हीट required to convert solid into liquid or liquid into gas। मतलब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर रहे हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन कर रहे हो। ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि इन कन्वर्जन के लिए हीट की जरूरत होती है, और हीट कहां से दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो जितनी भी हीट की जरूरत पड़ रही है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब यहां पे लेटेंट हीट में अलग अलग टाइप्स आती हैं, आप ये नोट कर लेना। अब अलग अलग टाइप्स क्या है, सबसे पहले आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आ गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, नेक्स्ट आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें ये टाइप है लेटेंट हीट की ही फ्यूजन में। तो यहां पे ये है, इसका मतलब ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, इंपॉर्टेंट, amount of heat required to convert 1 kg of solid substance। कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड है, उसका 1 kg आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कन्वर्ट किसमें कर रहे हो, लिक्विड में। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ liquid into its gaseous state। कोई भी लिक्विड है उसका 1 kg आप उसको चेंज कर रहे हो गैसियस स्टेट में, तो उसके लिए जितनी भी आपको हीट की जरूरत है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।